हाय लर्नर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो स्फीयर पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रंजीत द्विवेदी, आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। और जैसा कि हमने बात की थी कि आज से जो हमारे सिलेबस वाइज क्लासेस हैं, थोड़ी लॉन्ग क्लासेस हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए ताकि सबको बेनिफिट मिले। जैसा कि मैंने कहा, ये टोटली फ्री होने वाली है ना। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगना है। जो फ्री क्लासेस हैं तो सबके लिए फायदेमंद है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात आप शेयर कीजिए। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी अगस्त काउंट पर। हम पहले अगस्त काउंट को समझते हैं कि क्या है। आपका सिलेबस मैंने देखा है, अभी ये बीए 5th सेमेस्टर का है। बाकी भी आप पीडीएफ भेजते जाइए, मुझे कई पीडीएफ मिल भी रहे हैं, एमए के मिल रहे हैं, एमएसडब्ल्यू के मिल रहे हैं। सब पर क्लासेस होंगी, है ना। तो आप सिलेबस हमको भेज दीजिए। मैंने बताया ही है कि हमारा सोशल स्फीयर का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, जिसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वहां पर आइए, पीडीएफ हमें शेयर कीजिए। तो जो कॉमन टॉपिक है वो तो मैं रेगुलरली कंप्लीट करवाऊंगी, जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सीयूईटी के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, वन लाइनर कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना, तो वो भी आएगा। धीरे धीरे आपके सारे जो भी टॉपिक है सब कवर होंगे। ठीक है। तो पेशेंटली हमारे साथ आपको बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस आपको शेयर करना है। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि जुड़े हमारी क्लासेस से। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है अगस्त काउंट पे, जैसा मैंने कहा, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगस्त काउंट को फादर क्यों कहते हैं। अच्छा, एक चीज कि ये जो सोशियोलॉजी विषय है, हमारा समाजशास्त्र जो हमारा विषय है, ये कैसे आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इमर्जेंस कैसे हुआ, है ना, उद्भव कैसे हुआ, इस सब पर ऑलरेडी हमारी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर कौन कौन सी क्रांति हुई, कैसे कैसे समाजशास्त्र आज हम इस विषय के रूप में जानते हैं, भारत में कैसे आया, सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हो। तब एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी एक हम ब्रीफ ले लेते हैं कि हमें पता ही है कि जो समाजशास्त्र विषय है, ये पहले हमारे अस्तित्व में नहीं था। ठीक है। इस विषय को लाया किसने, इस सब्जेक्ट को, इस शब्द को किसने गढ़ा, तो वो अगस्त कॉम्ट थे। लेकिन अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले जो नाम रखा था इस विषय का, जिसमें हम सोसाइटी को पढ़ सके, है ना, इसके रिलेशन को पढ़ सके, इंस्टीट्यूशन को पढ़ सके, तो उसका नाम इन्होंने रखा था सोशल फिजिक्स। यानी क्या रखा था, इन्होंने रखा था सामाजिक भौतिकी। ठीक है। सबसे पहले ये नाम रखा गया था। अब हुआ क्या कि इनके भी फ्रेंड थे। जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे दोस्तों से, है ना, हमारे कलीग से हम अपनी बहुत सारी चीजें जो है शेयर करते हैं। उसी तरह अगस्त कॉम्ट के भी एक फ्रेंड थे जिनका नाम था क्वटले। ठीक है। इनका नाम था क्वटले। तो ये इनके फ्रेंड थे और अगस्त कॉम्ट ने भी अपना ये जो भी सोचा, अपने विचारों को उन्होंने उनसे क्या कर दिया, साझा कर दिया। अब चूंकि कई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपका जो भी काम होता है उसको चुरा लेते हैं, है ना, उसका क्रेडिट ले लेते हैं, तो वही चीज अगर इन्होंने भी किया, क्वटलेट ने भी किया। इन्होंने इस शब्द को, सामाजिक भौतिकी, ये जो शब्द है सोशल फिजिक्स, इसको इन्होंने अपने किसी काम में पहले ही पब्लिश करवा दिया अपने नाम से। ठीक है। अब चूंकि इन्होंने ऑलरेडी पब्लिश करा दिया, इस शब्द पर एक तरह से इनका राइट हो गया, क्योंकि इनके नाम से पब्लिश हुआ, इनके काम में पब्लिश हुआ। तो अगर फिर भी अगस्त कॉम्ट यही नाम लेकर के चलते इस सब्जेक्ट का, तो कहीं ना कहीं कॉपी का आरोप लग जाता कि आपने या तो चोरी किया है या तो कॉपी किया है। लेकिन ओरिजिनली कॉपी किसने किया या चोरी किसने किया था, क्वटलेट ने किया, है ना। तो अगस्त कॉम्टे ने सोचा कि मैं इसका कुछ और नाम रखूं। ठीक है। फिर उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, विचार विमर्श किया, रिसर्च किया, बहुत सोच समझ के फिर इन्होंने क्या नाम रखा, समाज शास्त्र। ठीक है। सोशियोलॉजी। और कब रखा था, 1838 में। जो कॉम्पिटेटिव वाले हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपके ऑप्शन में 1838 1838 नहीं लिखा हो, उस केस में आप 1839 भी
मार्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को कंसीडर किया जाता है जनरली। तो 1838 को ही हम लेते हैं। और 1838 में अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र विषय ये जो शब्द है इसको गढ़ा, ठीक है। अब ये जो सोशियोलॉजी था इसको इन्होंने दो भाषाओं से लिया। दो भाषा यानी आप इसको बीच में से तोड़ दीजिए तो पहला हो जाएगा सोशियस और दूसरा था लोगस, है ना। अब ये जो दो भाग है इसको मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है। क्या तरीका बताया है मैंने? एल, एल, एल और जी, ठीक है। इसको आप स्लैग, सल्ग, जिस भी नाम से प्रोनाउंस करना चाहें या और कोई ट्रिक जिससे आपको याद रहे, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो जो भी आपको उचित लगे आप करिए। अब देखिए इसको आप दो भागों में लिखिए, ठीक है। तो ये जो एस है यानी सोशियस है ना, सोशियस किस भाषा से या किस लैंग्वेज से बना है? तो बना है लैटिन से, ठीक है। सोशियस बना है लैटिन से। और ये जो लोगस है ये बना है ग्रीक से, ठीक है। ये किससे बना है? ग्रीक भाषा से। तो बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री आए, बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, समाजशास्त्र ये डिफाइन करता है कि हम इसमें समाज का, समाज के संबंधों का, संस्थाओं का, है ना, मनुष्यों का, मनुष्यों के संबंधों का, समूहों का, स्टेटस का, रोल का, हम हर चीज का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सोशियस यानी होता है समाज या सोसाइटी, और लोगस मतलब होता है अध्ययन करने वाला, विज्ञान या शास्त्र, ठीक है, साइंस, है ना। तो बेसिकली इसमें ये क्लियर हो रहा है कि इसका मतलब है कि इसमें हम समाज को समझेंगे, समाज के संबंधों को समझेंगे। लेकिन अब कुछ भी काम अच्छा होता है तो दो चार लोग तो मिलते ही हैं जो उसकी आलोचना कर दें, क्रिटिसाइज कर दें, तो इनको भी मिले। इनको जो क्रिटिसाइज, इस शब्द को जो क्रिटिसाइज किया वो किया था किसने? मिल। किसने किया था? मिल ने किया। अब मिल ने ये कहा कि ये तो एक ऐसा शब्द है जो दो भाषाओं से मिलकर बन रहा है, यानी ये तो एक भाषा का भी नहीं हो सका। तो ये क्या हो गया? दो भाषाओं की अवैध संतान कह दिया। क्या कहा इन्होंने? मिल ने समाज शास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कह दिया, ठीक है। और इन्होंने ये कहा मिलने कि ये जो नाम है इसके जगह हम इथोलॉजी रख सकते हैं। अब लोगों ने कहा इथोलॉजी तो नीति शास्त्र हो गया, समाज में तो हम सिर्फ नीति वैल्यूज तो पढ़ेंगे नहीं, उसको तो हम अकेले समझेंगे नहीं, कितना कुछ हमें पढ़ना है, समझना है। तो बेसिकली जो इन्होंने नीति शास्त्र का जो सुझाव दिया वो कैंसिल हो गया और समाज शास्त्र जो है ये शब्द अप्रूव हो गया। तो बेसिकली 1838 में समाज शास्त्र ये जो शब्द है ये आ गया, है ना। तो ये हो गए फादर अगस्त कॉम्ट। अब देखिए फादर तो बन गए, अब समाज शास्त्र शब्द तो आ गया, लोग जानने तो लग गए कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, समाज शास्त्र का विकास करने के लिए कि लोगों तक ये चीज पहुंचे, समाज शास्त्र एक एकेडमिक रूप में भी अध्ययन हो, इसका एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हो जिसमें फिर रिमाइंडर थीम आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इसको अलग अलग टाइम पीरियड में इसको डिपार्टमेंट में वो किया, एस्टेब्लिश किया और बहुत कुछ, है ना। तो अगर एकेडमिक फादर आपसे पूछा जाए तो एकेडमिक फादर हो जाएंगे इमानुएल क्यों, लेकिन अगर आपसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी पूछा जाए तो वो होंगे कौन? अगस्त कॉम्ट, ठीक है। अब हम इतना कुछ तो जान गए, तो हम थोड़ी सी कहानी ये समझते हैं कि जो अगस्त कॉम्ट थे इनका बैकग्राउंड कैसा था, इनकी पृष्ठभूमि कैसी थी, है ना। तो अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ था? 1798 में, 1798 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। क्योंकि इनका जन्म हुआ था फ्रांस में तो ये कैसे विचारक हो गए? ये कैसे विचारक हो जाएंगे? फ्रांसीसी विचारक हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका फ्रांस में मेंटपोलियर नाम का एक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। और ये जिस परिवार से ये बिलोंग करते थे वो कैथोलिक परिवार था, और उस परिवार को थोड़ा कट्टरवादी या रूढ़िवादी परिवार हम बोल सकते हैं कि ऐसे परिवार से ये आते थे। इनके जो पिता थे वो कैसे थे? उनको एक अच्छा एक विभाग में एक अच्छे पद पर थे, एक अच्छे पोस्ट पर वो पदस्थ थे, ठीक है।
तो बेसिकली कैथोलिक का मतलब क्या होता है? कैथोलिक परिवार से आते थे। तो कैथोलिक क्या है? कैथोलिक एक ईसाई धर्म की एक ब्रांच समझ लीजिए कि एक ईसाई धर्म की ब्रांच है, जिसका मतलब ये होता है कि उस धर्म को मानने वाले भगवान पर असीम श्रद्धा होगी, है ना? बहुत ज्यादा वो भगवान को मानेंगे, भगवान से संबंधित हर चीज पर उनकी बहुत ज्यादा आस्था होगी, ठीक है? और रूढ़िवादी या कट्टरवादी, ठीक है? तो ये जो रूढ़िवादी या कट्टरवादी का मतलब ये है कि जो इनके परिवार वाले थे, इनके जो माता पिता थे, ये प्रथाओं को, परंपराओं को बहुत ज्यादा मानते थे, उन चीजों को फॉलो करते थे, है ना? बिना कोई क्वेश्चन किए वो उस चीजों पर विश्वास रखते थे, इनकी आस्था थी उन चीजों पर। लेकिन अगस्त कॉम्ट ऐसे बच्चों में से थे जिनके विचार ही अपने पेरेंट्स से नहीं मेल खा रहे थे। तो ये इनका मानना ये था कि जो भी चीजें हैं, इनके पीछे का जो भी कारण है, जो भी तर्क है, वो सामने होना चाहिए, है ना? साइंटिफिक वे में चीजों का स्टडी होना चाहिए। सो बेसिकली अगस्त कॉम्ट को जो है पेरिस भेजा गया स्कूलिंग के लिए, और वहां पर पॉलिटेक्निक स्कूल था जहां पर इनका एडमिशन हुआ, ठीक है? अब अगस्त कॉम्ट जो है वो बचपन से ही थोड़ी विलक्षण बुद्धि वाले थे, है ना? यानी होशियार थे, शार्प माइंडेड थे, ठीक है? बुद्धिमान थे, चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते थे, चीजों को बहुत जल्दी सीख जाते थे, ठीक है? कोई भी चीज है, कुछ भी स्टडी है, उसको ऐसे ही नहीं फॉलो करते थे, उसके पीछे तर्क भी करते थे। तो ये इतने प्रतिभाशाली थे, ये इतना जानते थे, इतने बुद्धिमान थे, तो पर बहुत जल्दी ये अपने स्कूल में लोकप्रिय हो गए थे, लोग इन्हें पसंद करने लगे थे। और आगे चलकर जब कई सारे स्टूडेंट वहीं के एक प्रोफेसर को निकलवाना चाह रहे थे उस स्कूल में, तो इन्होंने भी उस आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया था, और वो प्रोफेसर को स्कूल से बाहर भी करवाया था। तो बेसिकली ये समाज के हित के लिए हमेशा एक्टिव होते थे। सिर्फ 14 इयर्स की एज में, 14 वर्ष की आयु में ही जो अगस्त कॉम्ट थे, ये समाज से संबंधित काम करना शुरू कर दिए थे, समाज को समझना शुरू कर दिए थे, है ना? तो अगर हम देखें तो जब ये स्कूल में थे, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के संपर्क में आए, उनका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव इन पर रहा है। इनका ये मानना था कि मैं उनका अनुसरण करना चाह रहा हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए, ये प्रेरित थे बेसिकली उनसे, है ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन से। तो अगर हम देखें तो अगस्त कॉम्ट की जो स्कूलिंग में देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रभाव रहा है, ठीक है? और दूसरा, जब ये अपने थोड़े और आगे हुए, जब ये 20 वर्ष के हुए, है ना? अगस्त कौन जब 20 वर्ष के हुए, तो ये किसके संपर्क में आए? सेंट साइमन के संपर्क में आए, और हम मानते भी हैं कि इनके जो गुरु हैं वो सेंट साइमन रहे हैं, और उनके भी विचारों का इनके ऊपर बहुत प्रभाव रहा है। सेंट साइमन की जो भी कृतियां रही हैं, जो भी उनका लेखन काम रहा है, उस चीज को भी इन्होंने बहुत पढ़ा है, समझा है, और साथ ही साथ उसको संशोधित भी किया है जहां जैसी आवश्यकता थी, जहां भी जैसी आवश्यकता हुई है, जहां जैसी नीड हुई है, ठीक है? अब इसी बीच अगस्त कॉम्ट ने पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलोसफी जैसी कई किताबें लिखी, जिसके कई समर्थक भी रहे हैं, और कई ऐसे लोग आए जैसे कि हमारे एज यूजुअल स्टुअर्ट मिल जो रहे हैं, जो हमेशा से इन्हें क्रिटिसाइज करते रहे। उन्होंने उसमें भी ये कहा कि ये जो भी लेखन काम कर रहे हैं, ये बेसिकली अपने विनाश का पथ लिख रहे हैं, या अपने विनाश काल को लिख रहे हैं। लेकिन अगस्त कॉम्ट इन सब के बावजूद रुके नहीं है, और उन्होंने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सामाजिक सिद्धांतों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जो कि आगे हम एक के बाद एक क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। इनका फिर वो त्रिस्तरीय नियम क्यों ना हो, हायरार्की ऑफ साइंस क्यों ना हो, तो प्रत्यक्षवाद इनका बहुत फेमस हुआ है। तो इनकी जो भी किताबें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम सब धीरे धीरे करके एक के बाद एक पढ़ेंगे। और फाइनली इतना योगदान देने के बाद जो अगस्त कॉम्ट है, ये 1857 में 1857 में इनका निधन हो गया, है ना? इनका स्वर्गवास हुआ। और लेकिन समाज शास्त्र से इतने लोग उस समय तक इंस्पायर हो चुके थे, उसको समझने लग गए थे कि समाज शास्त्र वहीं पे रुका नहीं है, उसका विकास होता गया। और बहुत सारे समाज शास्त्रियों को हम पढ़ते हैं समाज शास्त्र में, जो कि आगे क्लासेस आपकी आती जाएंगे। आई होप आपको जो इनकी पृष्ठभूमि है अगस्त कॉम्ट की, वो आपको समझ आई होगी, किस तरह के विचारक थे, क्या कुछ इनकी सोच रही है, आपको समझ आया होगा। कहीं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही
अभी भी ऐसे बच्चे जो अपना सिलेबस शेयर नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां पर आप हमें अपने सिलेबस का सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ शेयर कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है आपको इस क्लास से रिगार्डिंग, कहीं कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वो भी आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।